चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किसी ने ज्वाइन कर लेगा। ये आप सब शेयर होगी स्लाइड। ये लास्ट हम लोग डिस्कस करते जीरो एग्जिट सवाल को। नजर आ रही है हम लोग को? एक्चुअली मेरे पास जो मॉनिटर स्क्रीन है ये बड़ी ब्लड सी, इससे मुझे वो रेड लाइन नजर नहीं आती। ये पता नहीं ब्लैक एंड वाइट हुई है, इसलिए जरा कंफर्म कर सकते हैं वही आप लोग के साथ शेयर। हेलो हेलो यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। शेयर हो गई है? यस सर, शेयर होगी। अच्छा गुड। अच्छा, लास्ट में डिस्कस करते जीरो एग्जिट सवाल है। डिफरेंट नॉर्मलाइज्ड वेलोसिटी ट्रायंगल प्लॉट करने की बात कर रहे थे, ठीक है। डिफरेंट केसेस, स्पेशल केसेस देख रहे थे। डिग्री ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, डिग्री ऑफ फ्रिक्शन अगर 0 है। इसी तरह एक केस है जीरो एग्जिट सवाल का। स्पेशली जीरो एग्जिट सवाल आमतौर पर स्टेज होती है फॉर एग्जांपल ये जो प्लेन होते हैं ना हमारे, प्लेन के एग्जिट के ऊपर जहाँ पे आपको थ्रस्ट चाहिए होती है, तो वहाँ पे आप जो है वो जीरो एग्जिट सवाल देते हैं, क्योंकि फिर आपको एग्जैक्टली जो है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एग्जैक्टली फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको चाहिए होता है। तो आमतौर पर केस होता है उस स्टेज में एंड पे आपके पास जीरो एग्जिट सवाल होता है। तो जीरो एग्जिट सवाल में मतलब ये जिला हमने बात की थी कि आपके पास जो सी थीटा 3 है वो आपके पास जीरो होता है, तो एग्जैक्टली प्योर एक्सियल डायरेक्शन में आपका फ्लो होता है। और और ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन था जो है डिग्री ऑफ फ्रिक्शन का, और इसी तरह हमारे पास जो है ये लोडिंग एफिशिएंट का, तो ये हमारे पास जो है बेसिकली ये हमारे पास स्पेसिफिक जीरो एग्जिट सवाल के केस में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो डब्ल्यू थीटा 3 होता है, ये डब्ल्यू 3 है ना, इसका डब्ल्यू थीटा 3 वो होगा जो इसको रिजॉल्व करूंगा इसके ऊपर, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो एग्जैक्टली वो वही है जो यू है। तो उस सिनेरियो में आपके पास वो क्या होता है, फिर यू और डब्ल्यू थीटा 3 कैंसिल हो जाता है, इसलिए 1/2 रह जाता है, और फिर आगे सीधा डब्ल्यू थीटा 2 और ये 2u ये डिवाइड होता है, ये आपके पास सिंपल रह जाता है। अच्छा, इसी तरह ये यहाँ भी यही चीज लोडिंग कैपेसिटी में, और बाकी फिर इन्हीं दो का आपस में देखें तो ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों का अगर कंबाइन करें तो स्पेसिफिक जीरो एग्जिट सवाल के केस में आपको लोडिंग कैपेसिटी और डिग्री ऑफ फ्रिक्शन जो है बेसिकली उनका आपस में ये रिलेशनशिप बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस केस में वैलिड है, जब आपके पास जीरो एग्जिट सवाल होता है, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। अच्छा, अब बेसिकली हम थोड़ा मूव करेंगे टरबाइन डिजाइन की तरफ ना। लॉसेस हमने शुरू में डिफाइन भी किया था, एफिशिएंसीज की बात की। जब एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट मीन कि देयर आर लॉसेस, रिवर्सिबिलिटीज होते हैं जिसकी वजह से हमारे लॉसेस आते हैं। अच्छा, लॉसेस को क्वांटिफाई किस तरह करते हैं? Common way to express losses is to use a normalized loss coefficient that relates the loss of the exit kinetic energy for us. अब इसमें स्पेसिफिक क्या करते हैं कि ये हमारे पास लॉस कोएफिशिएंट होता है, ये जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मलाइज्ड लॉस कोएफिशिएंट कहते हैं। इसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास स्पेसिफिक स्टेज में लॉस कोएफिशिएंट क्या है। यानी कि अगर मैं देखता हूँ डेल्टा एच नॉट मेरे पास जो एंथैल्पी चेंज है ये मेरे पास एक्चुअल में है, और ये डेल्टा एच नॉट एस मेरे पास एंथैल्पी चेंज जो कि आइडियल केस में आता है। तो वो जो डिफरेंस है उसको फिर हम जो है वो किससे करते हैं, ये हाफ c2 स्क्वायर जो कि एग्जिट वाली वेलोसिटी उसके इनटू जो जीटा। तो बेसिकली ये जो इस फॉर्म में जो एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे ये जीटा की फॉर्म में, तो ये हमारे पास बेसिकली नॉर्मलाइज लॉस कोएफिशिएंट हम इसको कहते हैं, तो जीटा की फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं जनरली में। बल्कि चलें आगे फिर हम उसमें कवर करते हैं। अच्छा, लॉसेस इन अ टरबाइन स्टेज। अब लॉसेस दोनों में हो सकते हैं, आपके पास रोटर में होते हैं, इसी तरह स्टेटर में होते हैं। अब जब हम लॉसेस की बात करें फॉर एग्जांपल, अभी देखिए हमारे पास टरबाइन है, उसमें एक्सपेंशन हो रही है, आपके पास ये स्टेटर है, स्टेटर में आपके पास आइडियल ये होता और लेकिन रियल में आपके पास ये 1 से 2 आ रहा है। तो यहाँ पे ये देखें ये जो H2 और H2S में जो डिफरेंस है ये हमारे पास लॉसेस है। इसी तरह अगर रोटर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 से अगर हम इसको मैं देखता हूँ तो 2 से ये 3s पे आ रहा है, और जबकि ये 3 जो है इसके पास जो है ये इसका एक्चुअल है और ये 3s इसका आइडियल पॉइंट होता है। तो ये इसके दरमियान जो इसी तरह ये रोटर में, जिस तरह रोटर और स्टेटर दोनों में हमारे पास जो है लॉसेस आ रहे हैं। टोटल एफिशिएंसी ये बेसिक फार्मूलेशन है, वो जो है हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी कि जो एक्चुअल में जो हमारे पास डिफरेंस है
और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, डिफरेंस था हमारे पास आइडियल केस में हमारे पास डिफरेंस था। अच्छा एक चीज नोट करें, उसमें हम टोटल की बात करें तो हमारे पास टोटल एंथैल्पी थी, यहाँ पे H0 था, H0 था, H0 यहाँ पे तो H0 था। बेसिकली ये वही है, लेकिन हम स्पेसिफिक जिस केस को डिस्कस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज की बात कर रहे हैं। ये रेपिटेशन स्टेज में जहाँ पे C1 इज इक्वल टू C3 आता है, तो उस केस में जो H01 क्या होता है, वो होना था H1 प्लस C1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर। इसी तरह माइनस के पर क्या था, H3 प्लस हाफ C3 स्क्वायर। तो C1 और C3 दोनों बेसिकली इक्वल है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह नीचे भी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। इस वजह से फिर क्या होता है, को ये बेसिकली स्पेसिफिक जो रेपिटेशन स्टेज है उस केस में हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन जो है वो एग्जैक्टली उसी तरह बनता है जिस तरह हमारे पास जो टोटल एंथैल्पी वाला एक्सप्रेशन है वो इन दी फॉर्म ऑफ इवन स्टैटिक हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो फाइनल एक्सप्रेशन उसका स्टैटिक की फॉर्म में ये बनता है, क्योंकि लास्ट चीज वाले कंपोनेंट्स कैंसिल होते हैं। लेकिन ये सिर्फ किस केस में, जब रेपिटेशन स्टेज जो अजम्पशन लेते हैं, रेपिटेशन स्टेज वही है जिसमें आपके पास हर स्टेज की वेलोसिटी जब वो सेम होती है उसके इन, तो वो डेफिनेटली तभी सेम होगी कि जब एक स्टेज का एग्जिट होगा वो दूसरी का इन है, तो उसका एग्जिट वही हो जो उसका इन है, तभी जाकर नेक्स्ट वाली स्टेज को वही सेम फ्लो मिलेगा जो इसको फ्लो मिल रहा था। तो ये रेपिटेशन स्टेज इसमें हर एक में जो वो सेम आ रहा होता है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, C1 इज इक्वल टू C3 होता है। आगे फिर इसको मुख्तलिफ हिस्सों में H1 से H3 जैसे यहाँ से यहाँ तक इस मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ से यहाँ H2 H1 से H2 है, प्लस H2 से इसी तरह से 2s ये वाला, फिर ये इन सबको डिफरेंसेस को हम ऐड अप करते हैं, तो ये हमारे पास H1 से H3 से हमारे पास बनता है। सिंपल ये वो एक्सप्रेशन हमारे पास। अच्छा अब लॉसेस क्वांटिफाई हम दोनों सेपरेटली करते हैं। आप एक तो होता है कि ओवरऑल स्टेज की हम बात करें, दूसरा ये कि इसी तरह स्टेटर के अंदर अपने लॉसेस हो रहे हैं, रोटर के अंदर अपने लॉसेस हो रहे हैं। तो स्टेटर के लॉसेस को जो है उसको भी इसी तरह जो नॉर्मलाइज कोएफिशिएंट होता है स्टेटर के लिए, उसको स्पेसिफिकली हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n फॉर नोजल है, तो आमतौर पर स्टेटर को नोजल के भी नाम दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे n जो है वो लिखा हुआ है। और रोटर के केस में हमारे पास जो आर, अच्छा नॉर्मलाइज जो करते हैं स्टेटर में, जो हम नॉर्मलाइज करते हैं वो हम इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ करते हैं, क्योंकि स्टेटर जो है बेसिकली वो आपकी डिक्टेट करता है किसको, आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी को, क्योंकि ये नॉन मूविंग होता है। रोटर में जो एग्जैक्टली हम जब भी बात करते हैं कि रोटर के एग्जैक्ट के ऊपर, तो हम सबसे पहले क्या W3 ड्रॉ करते हैं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जो एग्जैक्टली उसको फॉलो करती है आपके ब्लेड को। इस केस में हम जो नॉर्मलाइज्ड करते हैं, तो बेसिकली अगर देखें तो ये एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन एक्चुअली ये है कि जीटा n इज इक्वल टू एंथैल्पीज में जो जितना डिफरेंस आया, यानी कि जितना लॉस हुआ, डिवाइडेड बाय क्या है, हाफ C2 स्क्वायर। तो यानी कि ये आपने जो लॉसेस है उसको नॉर्मलाइज किससे किया, अपने वेलोसिटी से, इसलिए इसको नॉर्मलाइज जो है वो बेसिकली हम लोग लॉस कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो उसकी अपनी वेलोसिटी के साथ उसको नॉर्मलाइज करता है। इसी तरह ये यहाँ पे ये जो है रोटर के केस में जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी के साथ उसको नॉर्मलाइज करते हैं। अच्छा इसके बाद यही जो टोटल का जो एक्सप्रेशन है बेसिकली ये इसकी वैल्यूज पर हम पुट करते हैं, क्योंकि अब हम टोटल जो एफिशिएंसी है वो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास फिर जो किस फॉर्म में हमारे पास वो लॉसेस कोएफिशिएंट उसके अंदर बेसिक हम इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिक हमारे पास जो है यही वाला एक्सप्रेशन H2 माइनस H2s H3s माइनस H3s, इसकी इनकी इस तरह यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। और इसी तरह डेल्टा H इज इक्वल टू TDS है, ठीक है, सिंपल रिलेशनशिप है। हम इनको पुट करेंगे तो इस सिनेरियो में इसी तरह हमारे पास यहाँ H3s माइनस H3s माइनस H3s, यहाँ से ये एक्सप्रेशन आया, इससे ये एक्सप्रेशन आया। पिछले दो एक्सप्रेशन हम फाइंड कर चुके हैं इन तीनों एक्सप्रेशंस को, यानी कि एक दो ये वाले और एक ये वाले, तीनों एक्सप्रेशंस को हम सिंपल उसी इसमें हम लोग पुट करते हैं, और हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन जो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास होता है। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में देखें हमारे पास जो है वो क्या क्या आ रहा है, हमारे पास जीटा आ रहा है। ठीक है, जीटा की फॉर्म में हमारे पास ये आ रहा है, सॉरी जीटा की फॉर्म में, आई मीन नॉर्मलाइज लॉस कोएफिशिएंट की फॉर्म में हमारे पास नोजल के यानी स्टेटर के क्लास और इसी तरह रोटर के क्लास डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल में एंथैल्पी जो चेंज थी वो, और इसी तरह जो टेम्परेचर्स हैं उसके T2 और T3 वाले इन और आउटपुट टेम्परेचर। और आमतौर पे जो जब हम इनिशियली जब कोई भी टरबाइन डिजाइन कर रहा था, आपको कोई आइडिया नहीं है उस टाइम को उस टरबाइन की एफिशिएंसी क्या होगी, रियल एफिशिएंसी क्या होगी जब उसको इनिशियली डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम आपको आइडिया नहीं होता, जब आप पेपर पे कर रहे हैं डेफिनेटली जब, तो उस इसलिए क्या होता है कि इनिशियली स्टार्टिंग में आपको उसका आइडिया नहीं होता, तो आप, और ना ही हमें टेम्परेचर्स का हमें
आइडिया होता है कि उसके एग्जिट के ऊपर तो आपके पास जो है वो आम तौर पे जो इनिशियली हम अज्यूम करते हैं एसिम्प्टोटिक फ्लो अज्यूम करते हैं और T3 और T2 को इक्वल टू 1 रख के ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर बाद में इस प्रोसेस को जो है वो इटरेट करते हैं। आगे मैं आपको बल्कि बताता हूँ, इसी के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट भी है कि हम लोग बेसिकली किस तरह लेके इसको चलते हैं, किस तरह इटरेट करते हैं। अच्छा सर ये जीटा पैरामीटर की तफसील बता दें, जीटा क्या है सर, क्या इंडिकेट कर रहा है? जीटा बेसिकली देखें, जो आपके पास स्टेटर है, फॉर एग्जांपल स्टेटर में जो लॉसेस हो रहे हैं उन लॉसेस को हम जो है जीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। लॉसेस क्या है? लॉसेस वो हैं जो एनर्जी, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास H2 माइनस H2S है, ये क्या है? H2 माइनस H2S क्या है? H2S माइनस H2S वो डिफरेंस है जो कि एनर्जी लॉस हुई। मैं फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्टेटर का इनलेट है H1, अब आउट के ऊपर दो केस है, अगर एक्चुअल होगा तो H2 होगा और अगर आइडियल होगा तो H2S होगा। तो जो H2S जो है और H2 में जो डिफरेंस है वो वाला, वो बेसिकली वो एक्चुअली आपके पास लास्ट है। मैं अगर इसको यहाँ पे पिक्चर में दिखाने की कोशिश करूँ, ये चीज़ है। देखिए अगर मेरे पास ये जो है आइडली अगर ये मैं इसको करता तो यहाँ पे मेरे पास जो एंथैल्पी चेंज आना था वो कितना था? H1 माइनस H2S आना, तो ये आना था, ये सारे का सारा टोटल। लेकिन एक्चुअली मेरे पास क्या आया, वो यहाँ से यहाँ तक आया, तो एक्चुअली मेरे पास इस लाइन तक आया, यानी कि एक्चुअली मेरे पास इतना एंथैल्पी डिफरेंस, क्योंकि ये 2 वाला ये है ना, H2 ये होगा ना, तो एक्चुअली मेरे पास एंथैल्पी डिफरेंस क्या है? H1 माइनस H2। आइडियली मेरे पास क्या आ रहा था? H1 माइनस H2S। तो लिहाजा ये जो बीच में है ये वाला, ये एक्स्ट्रा मेरे पास, यानी कि ये जो मेरे पास आना था अगर ये आइडली होती, लेकिन आइडियल नहीं है, उसकी वजह से मेरे पास ये तालीम में चेंज लेस आया। इसमें क्या हुआ कि लेस पावर जो है वो बेसिकली, यानी कि लेस कन्वर्जन अगर टरबाइन की क्रॉस डेफिनेटली लेस एंथैल्पी चेंज होगा, इसमें क्या होगा कि लेस पावर आपको मिल रही होगी। तो वो कितनी लेस मिल रही है? वो यही है कि ये जो जितना H2 और H2S के दरमियान डिफरेंस है, तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास लॉसेस होता है। क्योंकि वो अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टेज आउट की बात करूँ तो टोटली जब स्टेज से आउट हो जाता है तो बेसिकली क्या है कि आपकी वो स्टेज उतना जो है उसको वो पावर वहां से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाई, वो इरिवर्सिबिलिटी की वजह से आपके पास डिफरेंस होता है, वो बेसिकली हमारे पास लॉसेस होते हैं। ये मेरी बात समझे? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं वेलोसिटी के साथ, कि वेलोसिटी कितना है। तो H2 माइनस H2S को सिंपल मैं डिवाइड करता हूँ, अगर स्टेटर है तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी से डिवाइड करता हूँ, यानी कि ये है, इसको मैं क्या करूँ, हाफ C2 स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। तो ये जो लॉसेस को नॉर्मलाइज करते हैं उसको हमने नाम दिया है नॉर्मलाइज वेलोसिटी, यानी कि नॉर्मलाइज लॉस कोएफिशिएंट का नाम दिया, उसको हम जीटा से प्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि ये बेसिकली हमारे पास क्या वो, यानी कि सिंपल ये नहीं है, एक तो ये है ना कि लॉसेस कितना है, एक है नॉर्मलाइज लॉस। तो ये बेसिकली वो आपके पास क्या है, ये और दूसरा ये कि ये देखें आपके पास जो है इसकी यूनिट और इन दोनों यूनिट, तो ये बेसिकली हमारे पास पॉइंट्स में आता है, इसकी कोई जो है वो यूनिट नहीं है। ठीक है, ये भी हमारे पास एनर्जी है, ये भी हमारे पास एनर्जी है। तो सिंपल हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो भी पॉइंट्स में आता है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो नॉर्मलाइज लॉस कोएफिशिएंट हम उसको कहते हैं। क्योंकि वो क्या होता है, ये जो लॉस हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं उसकी आउटलेट के ऊपर वेलोसिटी के साथ उसको नॉर्मलाइज करके इस सूरत में हम सेट करते हैं। ये लॉस कोएफिशिएंट फिर हमें आगे बेसिकली हम यही फाइंड करने की कोशिश करेंगे और हम इनपुट करेंगे कि हमारे पास जो मशीन बनाने जा रहे हैं उसकी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसमें कितने लॉसेस होंगे। और ये जो ये इसके पीछे पूरी जो है लस पर फादर वाली पूरा डिपेंड करता है आपकी जो मैट्रिक्स क्या है, आपके फ्लोज क्या है, आपके लोडिंग कोएफिशिएंट क्या है, डिजाइन पैरामीटर, सारे डिफरेंट फैक्टर हैं। फिर लॉसेस के डिफरेंट नेचर्स हैं, वो फ्रिक्शन वगैरह क्या है, आपके जो अब मशीन टू मशीन बहुत वेरी करता है, उसके डिजाइन टू डिजाइन वेरी करता है, आप डिजाइन कितने एक्सट्रीम तक जा रहे हैं। ठीक है, आपकी पिच किस तरह आपकी आ रही है, आपकी ब्लेड्स की लेंथ और हाइट, ये सारे फैक्टर्स जो सारे जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो आपके पास या तो बड़ा एक्सटेंसिवली एक्सपेरिमेंटल आपने काम किया और आप उस तरह फाइंड किया कि किस किस तरह हम डिफरेंट पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, तो किस तरह हमारे पास ये लॉस कोएफिशिएंट जो हमारे पास वो चेंज होता जाता है। तो अच्छा, ये बात समझे मेरी? अब इस चीज़ की समझ आई है, आगे फिर हम चलते हैं इस चीज़ को मजीद जो है अभी जो बात करूँगी आगे मजीद इंशाल्लाह ये लॉस कोएफिशिएंट। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है सिंपल, ये तो सिंपल वो डेरिवेशन है और इसमें पुट करके उसमें टोटल एफिशिएंसी में पुट करके हमने इस एक्सप्रेशन हम इस फॉर्म में हम लोग लेके आए हैं। ठीक है, ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि यार ये एक्सप्रेशन किधर से है। तो सिंपल लॉस कोएफिशिएंट एक्सप्रेशन हमने डिफाइन किया है और साथ ये डेल्टा एच इक्वल टू टी इनटू डेल्टा एस, ये एक्सप्रेशन है जो कि ये बेसिकली यहाँ से हमारे पास आता है। इनसे हमने लेके इस फॉर्म में हम लोग लेके आए जिसमें हमारे पास टेम्परेचर्स की फॉर्म में और ये उसकी वेलोसिटीज हैं,
की फॉर्म में, और इसी तरह हमारे पास ये लॉज कोएफिशिएंट फॉर्म में, एक्चुअली बेसिकली लॉज कोएफिशिएंट की फॉर्म में हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमारे पास आता है। अच्छा, ये टोटल टू टोटल का था। इसी तरह टोटल टू स्टैटिक एक्सप्रेशन ये ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं पहले, ये जनरल रिलेशनशिप था टोटल टू टोटल और टोटल स्टैटिक आपस में था। तो सिंपल उसमें हम टोटल टोटल वाला पुट करेंगे यहाँ पे, ये जो अभी हमने फाइंड की ये वाला पुट करूँ तो हमारे पास ये टोटल स्टैटिक अगर हमें फाइंड करनी पड़ती है स्टेज पे, ठीक है, स्पेशली हम आमतौर पे लास्ट स्टेज पे हम लोग करते हैं, तो रेपिटेशन स्टेज हो और लास्ट पे स्टेज हो तो उस सारी हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमारे पास आता है। अच्छा, लॉस कोएफिशिएंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। लॉस कोएफिशिएंट, अब हमारे पास लॉसेस डिफरेंट नेचर के लॉसेस हैं, प्रोफाइल लॉसेस हैं, डेविएशन ऑफ फ्लो एज वेल एज वॉल फ्रिक्शन। जब भी आपका फ्लो डेविएट करता है ना, मसलन तो आपने पढ़ा होगा इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में, फुली डेवलप्ड फ्लो, पार्शियली डेवलप्ड फ्लो, ठीक है। जब आपका फ्लो यानी जब भी बेंड से जब बेंड होता है, तो बेंड होने के बाद फिर अगेन आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो वेलोसिटीज है वो आपके पास जो आउटर से लेके कोर तक थ्रू फिर वेरिएशन होती हैं। फिर आगे जब स्टेट आता है तो ये वेरिएशन ऐसा ऐसा तो खत्म होता है, तो एक टाइम आता है कि दोबारा फिर आपकी बाउंड्री टोटली फुली डेवलप हो चुकी है और फिर उसके बाद आपका प्रोफाइल एग्जैक्टली यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। तो इसी तरह जब भी अगर बैंड्स आते हैं, जहां भी डेविएशंस फ्लो के आएंगी, तो वहां पे बेसिकली आपके पास वेलोसिटीज के डिफरेंसेस आपके पास इसी तरह आएंगे, उसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा जो आपके पास जो फिर बेसिकली वहां पे लॉसेस आएंगे। इसी तरह फ्रिक्शंस के लॉसेस भी ये प्रोफाइल लॉसेस में आता है। डिस्चार्ज लॉसेस, अनइवन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट द आउटलेट ऑफ अ ब्लेड। अब ब्लेड रो है, अब उसके एग्जैक्ट के ऊपर एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नहीं होता, क्यों? क्योंकि हमारे पास, जैसा भी मैं बाउंड्री लेयर की एग्जांपल दे रहा हूं, तो हमारे पास जो कोर में वेलोसिटीज डिफरेंट होती हैं, और जो एग्जैक्टली जो लेयर्स फ्लूइड की लेयर एग्जैक्टली जो आपकी केसिंग के साथ नीचे हब के साथ ब्लेड की साइड पे दोनों लेयर लगी हैं, तो बेसिकली काइंड ऑफ एक एरिया ले लें, जो क्रॉस सेक्शन से ले लें जिसमें से फ्लो आपका आ रहा है, तो थ्रू आउट आपके पास वेलोसिटीज आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है, अनइवन वेलोसिटीज है, उसकी वजह से डिस्चार्ज के लॉसेस कैटेगरी में आते हैं। लीकेज लॉसेस, आपके ब्लेड्स जो लगे हुए हैं, अब ब्लेड में क्या होता है कि अब ब्लेड मूव कर होता है, रोटर वाला ब्लेड है, ऊपर केसिंग है, केसिंग के और ब्लेड के दरमियान हमेशा थोड़ा सा गैप होता है, क्योंकि वो केसिंग साथ टच तो नहीं कर सकता, इसने जो रोटर है उसने तो मूव करना है, वो तो मूव कर रहा है, लेकिन ऊपर जो आपके पास लगा होता है जो केसिंग है वो स्टेशनरी होती है। आई होप आप इसको समझ रहे हो। तो हमेशा कुछ ना कुछ उसके दरमियान गैप होता है। अब ये गैप होगा तो ब्लेड में क्या होता है? ब्लेड में ये होता है कि एक प्रेशर साइड एक सक्शन साइड है, तो एक तरफ ज्यादा प्रेशर एक तरफ कम है, तो फ्लो फिर क्या करता है? डिफरेंटली फ्लो ये होता है प्रेशर साइड से सेक्शन साइड की तरफ ऊपर से जो है वो फ्लो मूव कर शुरू होता है, काइंड ऑफ जिस तरह कहते हैं वर्सेस बनते हैं, तो वो ऊपर टॉप से वो बेसिकली वो बनता है, और वो बेसिकली हमारे पास लीकेजेस में आता है। जरा फ्रिक्शन बिटवीन स्टेशनरी रोटेटिंग पार्ट डिस्क व्हील में ओवरऑल कोई भी जो हमारे पास जो है स्टेशनरी और रोटेटिंग पार्ट्स हैं, डिफरेंट मैकेनिकल के पार्ट्स हैं, वो उनके दरमियान जहाँ फ्रिक्शन है वो आपके पास आ गई। इसी तरह स्पेसिफिकली मैं फॉर एग्जांपल इवन स्टीम टरबाइन्स की अगर बात करूँ, हमारे पास हर टाइम सेम हम स्टीम नहीं अप्लाई करते, जिस तरह लोडिंग वेरी करते हैं उसी हिसाब से फिर जो आप स्टीम को कंट्रोल करते हैं, तो डेफिनेटली इससे पे क्या होता है, जब आप पार्शियल एडमिशन या फुल एडमिशन मतलब ये कि आप अब एक जिस तरह जितने डिजाइन है उस हिसाब से उस स्टीम को प्रोवाइड करना, और अगर उससे लेस करना, तो जिस तरह हमने आई थिंक माइट भी हमने पंप में शायद बात की थी, तो जब हम उसको लेस पे लेके जाएंगे, ठीक है, पार्शियल एडमिशन करेंगे, तो डेफिनेटली अगेन हमारा जो फ्लो हमारा क्या होगा, वो हमारा इफेक्ट होगा, तो वो जो लॉसेस होते हैं हमारे पास वो वेंटिलेशन लॉसेस में आएंगे। तो आई मीन ये डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज हैं जो कि बेसिकली लॉसेस का बायस बनते हैं, जिसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी वाले भी आ गए हैं, जो भी डिजाइन और ये सब जो भी हमारे पास हैं, ये सब जो है डिफरेंट हमारे जो है बेसिकली जो इम्पैक्ट करते हैं मशीन की एफिशिएंसी को। अच्छा, अब इसके ऊपर बात वही है कि अब जिसमें स्पेशली देखें ब्लेड प्रोफाइल शेप, वन पॉसिबिलिटी टू डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, ये थोड़ा सा ये लॉस जो है हमारे पास जो कोएफिशिएंट है, इनको हमने क्वांटिफाई करना है। किस तरह क्वांटिफाई कर सकते हैं? एक पॉसिबिलिटी ये है कि डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स सच एज ब्लेड प्रोफाइल शेप, उनकी ब्लेड प्रोफाइल शेप, उस ब्लेड की शेप क्या है, ठीक है, उसकी लेंथ विड्थ, सरफेस रफनेस एंड सीलिंग टाइप। सीलिंग टाइप, वही जब हम सीलिंग टाइप आ जाएंगे, क्योंकि जब हमेशा बेसिकली क्या होता है कि आपके जो ब्लेड होता है और जो केसिंग दरमियान में जो कहते हैं लीकेजेस होते हैं, वहां भी आपने सीलिंग की होती है, लेकिन फिर भी डिफरेंट जो आपके पास ऑप्शन है, हर एक सीलिंग को डिफरेंट टाइप्स के फिर उसके अपने जो है वो एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं कि आप किस तरह उसको सील करते हैं। तो जो भी ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये जस्ट फ्यू फैक्टर्स हैं।
just to name a few, is to build a large number of machines and actually measure the loss. कि इतने सारे फैक्टर्स हैं, फिर आप इस तरह कह रहे हैं कि आप जो है इतनी ज्यादा मशीन्स बनाएं, किसी में कुछ चेंज करें, किसी में कुछ चेंज करें, और फिर एक्सपेरिमेंटेशन करते रहे और इस तरह फिर आप लॉसेस को क्वांटिफाई करें. एक तो ये the dependency of loss coefficients from these parameters can then be determined experimentally. Tropel in 1977 has presented one of the most comprehensive experimental studies on losses in turbine and turbo machine, and is still nowadays regarded somewhat as standard in loss prediction during preliminary design. The overall loss coefficients are thereby composed of coefficients from various loss sources that are obtained from diagram. But जो भी different experimental बेसिकली कंपाइल किया, ये जो ट्रॉपल का एक स्टडी है, और मेनली उस स्टडी से बेसिकली डेटा लेके प्रीलिमिनरी डिजाइन मीन ये होता है कि इनिशियली जब हम किसी चीज को डिजाइन करते हैं, अभी ऑन पेपर वर्क या कंप्यूटर के ऊपर हम उसको बना रहे हैं, तो उस टाइम कौन सी हम जो है वो कितनी एफिशिएंसीज हम लोग एज्यूम करते हैं. ठीक है, तो इनिशियल स्टेज के ऊपर. अच्छा, उसके बाद सोदरबर्ग in 1949 to simplify this problem, Soderbergh has previously presented a method for estimating the losses of a good design. अब सोदरबर्ग ने ये किया कि उसने कहा कि आप एक गुड डिजाइन पकड़ें. गुड डिजाइन मीन क्या हुआ कि ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स है ना, वो विद इन द लेट्स सपोज अभी मैं बात कर रहा था, फॉर एग्जांपल ब्लेड की पिच को मैं चेंज करता हूँ, यानी मीन क्या हुआ, ब्लेड की पिच मतलब ये हो कि मैं जब फ्लो को बहुत ज्यादा डेविएट करता हूँ या बहुत कम डेविएट करता हूँ. ठीक है. अच्छा, इसी तरह मैं उसकी विड्थ और लेंथ जो है वो उनमें बहुत वेरिएशन लेके आता हूँ, जिसमें हमारे पास जो है उसकी कॉर्ड भी उसमें आ जाती है. ठीक है. इसी तरह यानी एस्पेक्ट रेशियो आ गई, जिसमें लेंथ वगैरह भी उसमें आ गई, कॉर्ड भी आ गई. तो ये जब डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो मैं उनको जो है ये डिफरेंस को अफेक्ट करता है, तो ये सब हम अज्यूम करते हैं कि हमने ये ऑप्टिमम नॉर्म सिलेक्शन की है, या हमें पता है कि वी डू नो कि भाई ऑप्टिमम किस रेंज में हम इसको ऑप्टिमम रखते हैं. तो वो एक बेटर डिजाइन वही होगा कि जो क्या करेगा कि जो इनको ऑप्टिमम रेंज में रखेगा. हम ये देखते हैं कि हम जो मशीन डिजाइन करने जा रहे हैं वो एक ऑप्टिमम डिजाइन के करीब हम उसको करने जा रहे हैं, और हमारी मशीन जो है वो भी हम उसे ऑप्टिमम रेंज में रखते हैं. तो ऑप्टिमम के लिए rather than taking into account a large number of parameters, it is assumed that the recorded turbine stage is close to an optimum design. For example, that the solidity of the blade row and the spec ratio, यानी कि blade pitch, उसकी chord length and chord again, and or within certain limits. Thermal correlation states that under assumption of these restriction, the loss coefficient can be expressed in terms of flow deviation as follows. यानी कि अगर आपने बाकी जो डिफरेंट यानी कि उसके ब्लेड्स की हाइट्स की बात की, उसकी विड्थ की बात की, जो कॉर्ड वगैरह उसकी विड्थ आ जाती है, फिर इसी तरह जब पिच की बात आती है तो उसमें उसकी डेविएशंस आ जाती है. तो ये अगर हम ऑप्टिमम करते हैं तो उस सिनेरियो में हमारे पास ये सिंपलीफाइड सा रिलेशनशिप बनता है इक्वेशन 16 देखिए. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास एक है जो ये इसको किससे एप्सिलॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ये एक पैरामीटर आ रहा है, बाकी तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट. ठीक है. और इस पैरामीटर ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके जो है फ्लो की डेविएशन. मीन अगर ऑप्टिमली डिजाइन किया है तो अब जो है जितना फ्लो की डेविएशन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जो है एक बड़ा सिंपलीफाइड सा रिलेशनशिप उसने बना दिया. तो ये वो है स्पेसिफिक जब आपने ऑप्टिमम डिजाइन किया. हाँ, जब आप डिजाइन से अवे जाएंगे, ठीक है, तो फिर तो बहुत सारे पैरामीटर, जैसे ऊपर तो सीलियंस की भी बात हो रही थी, सरफेस रेफरेंस की भी बात हो रही थी. ठीक है. तो और भी डिफरेंट जो भी ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे आएंगे, लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा ऑप्टिमम है, और उस सिनेरियो में वो जो ऑप्टिमम जो भी फैक्टर हमने ले लिए और वो हमारे पास ये कोएफिशिएंट की फॉर्म में आ गए, और सिंपली जो डेविएशन का इंपैक्ट है वो बस इसमें ऐड करें, हमारा ऑप्टिमम डिजाइन है. तो हमारे पास एक सिंपलीफाइड सा हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट सा हमारे पास लॉस कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास यहाँ से आ जाता है. फिर अगेन फर्दर अगर आप जो उसको डेविएट करते हैं आप ऑप्टिमम डिजाइन से, तो डेफिनेटली सादर की कुछ रिलेशनशिप है. ये स्पेसिफिकली ये बुक में हम खैर उस तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जैसे कि इसको हम इसी को फिलहाल हम यूज करेंगे. अदरवाइज अगर आप उससे डेविएट करते हैं तो देन देयर आर आल्सो अदर रिलेशनशिप्स जो कि आप यूज कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आप बेटर जो अपने स्पेसिफिक जो है आप मशीन की जो है बेटर लॉस कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए. अच्छा, ये बड़ी बातों की समझ आ रही है जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ. हेलो.
समझ आ रही है ना? यानी कि सिंपली वो लॉज कोएफिशिएंट है, लॉज कोएफिशिएंट के लिए फिर डिफरेंट, मसलन यहाँ पे 2 मेंशन है, ट्रोपल ने भी वर्क किया हुआ है। हम जो स्पेसिफिक जिसको हम फॉलो कर सदनबर्ग को कर रहे हैं, सदनबर्ग का जो है वो एक ऑप्टिमम मशीन के लिए उसका सिंपलीफाइड सा ये रिलेशनशिप है जो हम यूज करेंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी मशीन जो है वो ऑप्टिमम डिजाइन से अवे जाएगी तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी डिफरेंट होगी, और फिर उसके डिफरेंट रिलेशनशिप पर बाकी हम लोग बेसिकली एक सिंपलीफाइड सा रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, डिपेंडेंसी ऑफ द एफिशिएंसी फ्रॉम अच्छा, डिफरेंट डिजाइन पैरामीटर्स किस तरह आपकी एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करता है। डिजाइन पैरामीटर्स हैं क्या? देखें, एक तो हमने बात कर दी टाइप ऑफ, ये यानी कि डिग्री ऑफ फ्रिक्शन। डिग्री ऑफ फ्रिक्शन क्या कि वो एक्शन टाइप टरबाइन है या रिएक्शन काइंड ऑफ टरबाइन है। जिस तरह हाइड्रोलिक में हमारे पास देखें फ्रांसिस वगैरह जो टरबाइन है वो हमारे पास रिएक्शन टरबाइन है जो हम डैम्स पे लगी होती है, ठीक है। हमारे पास जो इम्पल्स टरबाइन, जो पलटन हुई टरबाइन, वो हमारे पास एक्शन टरबाइन होती है, ठीक है। तो एक वो नेचर ऑफ टरबाइन, यही सेम नेचर इसी तरह हम यहाँ भी अपनी टरबाइन के अंदर भी आपके पास होता है कि आप जो है वो कितनी एंथैल्पी स्टेटर में चेंज करते हैं और कितनी एंथैल्पी जो वो रोटर में चेंज करते हैं। तो उसी बेस के ऊपर जो है वो फिर डिग्री ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करते हैं कि कितनी है। तो क्योंकि लेफ्ट और फादर मतलब इसमें एक चीज देखिएगा ये किस तरह इम्पैक्ट करता है। मसलन मैं आपको फिजिकली चीजों को समझने की कोशिश अगर हम करें, फादर मैं ये काम करता हूँ कि सारी की सारी एंथैल्पी जो चेंज है मैं क्या करता हूँ स्टेटर में चेंज कर लेता हूँ। किस तरह चेंज करता हूँ मैं? स्टेटर का काम क्या है? उसका काम तो सिर्फ यही है, वो टरबाइन में एज अ नोजल काम करता है। वो क्या करता है, वो अगर मैं यहाँ पे आऊँ आपके पास, पीछे आता हूँ मैं आपको एचएस डायग्राम पे आऊँ तो ये देखिएगा ये टरबाइन का। अब स्टेटस क्या हो रहा है, वो अपना H1 से H2 तक जा रही है। तो H1 से H2 तक हो क्या है, पहले वेलोसिटी c1/2 थी, लेकिन जब यहाँ से आप इस पे आए जिसने स्टेटर ने क्या है, इसने सिर्फ ये काम किया कि ये वेलोसिटी इसने बढ़ा दिया। कितनी बढ़ाई है? ये H1 - H2 जो ये मजीद वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो c2/2 जो है वो आपके पास ये होगी जिसमें एक ये वाला पार्ट भी और प्लस ये वाला पार्ट है। तो स्टेटर क्या करता है, स्टेटर वहां से कोई एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं करता। स्टेटर के क्लास देखें ना, टोटल एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, मीन ये टोटल एंथैल्पी एक्चुअली टोटल एनर्जी होती है। तो स्टेटस सिंपली क्या करता है कि स्टैटिक एंथैल्पी को या इंटरनल एनर्जी को क्या करता है, या नोजल काम करता है उसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करता है। अगर मैं एक जो है वो टरबाइन बनाता हूँ फॉर एग्जांपल एक्शन टरबाइन, तो उसमें फिर क्या करूंगा, एक्शन टरबाइन वो होगी कि जिसमें मैं सारी की सारी एंथैल्पी मैंने फिर क्या करनी है, मैंने चेंज किस में, यानी R0 है ना, तो R0 का मतलब क्या है, रोट R0 क्या होता है, यानी कि R है क्या, डिग्री ऑफ फ्रिक्शन है क्या, चेंज इन एंथैल्पी अक्रॉस रोटर डिवाइडेड बाय चेंज इन एंथैल्पी अक्रॉस स्टेट। तो ये जीरो का मतलब ये हुआ कि रोटर के अक्रॉस कोई एंथैल्पी चेंज नहीं करे, सारी की सारी हम स्टेटर में करें। तो स्टेटर में सारी एंथैल्पी चेंज करने का मतलब क्या है कि आपकी ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा आपने बढ़ा दी है, ये सारी की सारी वेलोसिटी फिर हमने इसमें कन्वर्ट की। तो फिर आगे रोटर क्या करता है, रोटर सिर्फ ये कर रहा था कि इसी वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी को फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो फिर आगे जो आप पावर जो है बेसिकली वही रोटर मूव करता है, तो फिर आपको शाफ्ट की पावर में मिलती है उसे, फिर हम चाहे जनरेटर ऑपरेट करें चाहे प्लेन ऑपरेट करें, जो भी आगे प्रोपल्शन के लिए आप उसको यूज करें। तो अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस देखें। अब इसमें वेलोसिटीज कितनी ज्यादा होगी, c2² कितना होगा, इसमें वेलोसिटी ज्यादा है। और अगर इसमें है तो इसमें क्या है, इसमें ये वेलोसिटी और उसके बाद फिर जो आगे जाता है ये इसमें आता है ये जो रोटर में, तो फिर क्या होता है, रोटर में जो जाता है तो रोटर के क्रॉस वेलोसिटी ये देखें ये कम हो गई वेलोसिटी। तो रोटर में ये होता है कि रोटर जब जो जाता जाता है तो ये वेलोसिटी उसकी कन्वर्ट होती जाती है उसमें, ये काइनेटिक एनर्जी उसका मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है। लेकिन स्टिल जो ये हायर जो एंथैल्पी स्टिल है ये भी तो है ना, क्योंकि सारी से तो हमने काइनेटिक नहीं कन्वर्ट की थी। तो वो अगेन साथ साथ जो उसमें पास होता जाता है तो ये एंथैल्पी भी अगेन जो है वो काइनेटिक एनर्जी में और साथ साथ जो इसी तरह मैकेनिकल वर्क में हमारे पास ये प्रेशर ऑफ पी फॉर्म में इसी तरह कन्वर्ट होती जाती है आगे मैकेनिकल वर्क में। तो बेसिकली इसमें वेलोसिटीज हमारे पास कम है। तो सर डिग्री ऑफ फ्रिक्शन देखें, उसकी बेस के ऊपर देखें कि वेलोसिटीज के तो एक्शन टरबाइन में हमारे पास हायर वेलोसिटीज वालों होंगी, तो डेफिनेटली दोनों मशीन में हमारे पास जो है वो डिग्री ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंपैक्ट करेगा। और इसी बेस के ऊपर हमारे जो परफॉर्मेंस में जब हायर वेलोसिटी होगी डेफिनेटली आपका लॉस भी आपके पास हायर होगी। अच्छा, इसी तरह लोडिंग कोएफिशिएंट की बात करें, लोडिंग कोएफिशिएंट एक्चुअली ये बताता है कि आपकी कितनी मशीन हाईली लोडेड। अगर हाईली लोडेड मैं अगर स्टेज बनाता हूं तो फिर मुझे थोड़ी स्टेजेस बनानी पड़ेंगी। मैंने फॉर एग्जांपल अगर 100 मेगावाट की मशीन लगानी है तो मैं अगर लोडिंग के मशीन इस तरह डिफाइन करता हूं कि मैं 33 में लेट्स सपोज फॉर 99 मेगावाट की बनानी है, ठीक है, या चले 100 मेगावाट की बनानी है, 100 मेगावाट की बनानी है और मुझे 4 अगर मैं स्टेजेस पे लेके जाना है, इसमें क्या हुआ कि मेरी 4 स्टेजेस हैं तो मेरे पास क्या होगा वो 25 मेगावाट की मेरे पास चारों आएंगे। एक स्टेज में 25 मेगावाट मान लिया, दूसरे में 25 होगा।
दूसरे केस में क्या करता हूँ, 4 की जब मैं 2 स्टेजेस करता हूँ, उस टाइम पे क्या होगा, एक स्टेज 50 मेगावाट दे रही है, दो दूसरी 50 मेगावाट कर देगी, तो फिर जो 50 मेगावाट वाली एज कम्पेयर टू 25 मेगावाट वो फिर हाईली लोडेड होगी। तो डेफिनेटली जब नंबर ऑफ स्टेजेस लेस कर रहे हैं तो फिर आपके जो इंडिविजुअल स्टेजेस के ऊपर जब लोडिंग आपके पास बढ़ेगी तो डेफिनेटली फिर उसके साथ फिर लॉसेस भी आपके बढ़ते जाएंगे। तो ये एक काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है डिफरेंट फैक्टर जो डिजाइन पैरामीटर्स हैं, आप एक चेंज करते हैं तो उसके साथ वो किस तरह इम्पैक्ट जो आपकी एफिशिएंसी को, ओवरऑल परफॉर्मेंस को करता है। डेफिनेटली मैं जब 25 की जब 50 पे गया हूँ, लेस नंबर ऑफ मुझे ब्लेड लगाने पड़ेंगे, स्टेज मेरे पास टोटल 2 हो गई हैं, मेरे पास इनिशियल कॉस्ट मेरे पे कम हो गई है, मेंटेनेंस नंबर ऑफ ब्लेड्स कम हो गए, मेंटेनेंस कॉस्ट भी मेरी कम हो गई, लेकिन क्या हुआ, एफिशिएंसी पे कंप्रोमाइज आ गया। तो इन द एंड हमें एक ऑप्टिमम चूज, हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि मैं फिर 50 की वजह उसको और कम करते दूं एफिशिएंसी तो बढ़ती जाएगी, लेकिन उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, हमें फिर एक ऑप्टिमम जो है वो पॉइंट हमें चूज करना पड़ता है। सब इसी तरह हमारे पास जो फ्लो कोफिशिएंट है, तो इस तरह ये हमारे पास जो डिफरेंट डिजाइन पैरामीटर ये हमारे जो है वो मशीन को इम्पैक्ट करते हैं। ये बेसिक एक एग्जांपल है, इसमें नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज के लिए ये बेसिक एक्सप्रेशन है। तो नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज के एक सिंपलीफाइड एग्जांपल, उसमें हमारे पास किस तरह रिलेट करता है डिजाइन पैरामीटर्स, उसका ये बेसिकली दो एक्शन और रिएक्शन टरबाइन के केस में ये प्रोडक्शन टरबाइन है 0.5 है, इस सिनेरियो में हमारे पास टोटल एफिशिएंसी वाला जो फॉर्मूलेशन अभी जो पीछे हमने देखा था इसमें वो लॉस कोएफिशिएंट थे, उसमें उसी में अगर T3 बाई T2 इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो n है इज इक्वल टू r, यानी कि लॉस कोएफिशिएंट में दोनों में इक्वल है। क्यों इक्वल है, उसकी वजह ये है कि जो आपके पास होती है ये पॉइंट, एक मिनट फॉलोइंग 0.5 क्या था, C2 W3, ये C2 और ये W3 है, ये दोनों एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है बेसिकली ये हमारे पास इक्वल होते हैं। और इसी की वजह से हमारे पास जब उसी एक्सप्रेशन में अगर जाए ना आप, तो हमारे पास ये जो n और ये वाला r हमारे पास ये दोनों हमारे पास जो वो इक्वल आएंगे, क्योंकि वो दोनों हैं क्या है, वो सिंपल एंथैल्पी का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय वो जो है उसके साथ वेलोसिटी के साथ है। तो जब एक C2 से ना और एक W से, तो दोनों अगर वो सेम है तो हमारे पास ये बेसिकली ये हमारे पास एक्सप्रेशन ये दोनों हमारे पास बेसिकली सेम। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये यहाँ पे 20 बनती है। इसी तरह डेल्टा एच नॉट है, जब हमने नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास सेम वेलोसिटीज हैं, तो हमारे पास वही टोटल एंथैल्पी और स्टैटिक एंथैल्पी उस सिनेरियो में सेम होते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक एंथैल्पी वाला H1, ये टोटल एंथैल्पी का एक्सप्रेशन पुट करूं तो क्या आता है H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर, और यहाँ पे 3 प्लस हाफ C3 स्क्वायर, तो वो सिंपली कट जाता है, तो ये हमारे पास स्टैटिक एंथैल्पी आ जाती है। और ये हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, लोडिंग मशीन वो होता है, लोडिंग मशीन इक्वल होता है क्या होता है, डेल्टा एच नॉट ओवर यूज किया होता है, तो डेल्टा एच नॉट इक्वल टू H1 3 है, तो ये यूज के अंदर है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन देखो लोडिंग मशीन हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 22 आता है। अब मजीद उसको इस एक्सप्रेशन को उसमें टोटल एफिशिएंसी में पुट करें, बेसिकली हम एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिजाइन पैरामीटर्स आ जाए, डिफरेंट आ जाए। इसमें इसी तरह फ्लो जो है उसका भी एक्सप्रेशन जो है अच्छा एक्सक्यूज में एक मिनट, सॉरी यार। अच्छा इसी तरह फायर के जो फ्लो कोएफिशिएंट हमारे पास एक्सप्रेशन है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो CX होता है, CX और WX यहाँ पे वो इक्वल है, तो ये हमारे पास जो है ये फायर का भी जो एक्सप्रेशन है इसी तरह जो है वो यहाँ से जो है WX3 W थीटा ये WX3 का एक्सप्रेशन पुट किया, W थीटा 3 तो बीटा का पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, यानी कि एक ये इक्वेशन हमारे पास W ये सिंपल x स्क्वायर को इसलिए W थीटा स्क्वायर वाला इक्वेशन, और फ्लो कोएफिशिएंट में यहाँ पे ये बेसिकली CX की जो है वही इक्वल टू WX होता है, ठीक है, जो हमारे पास वेलोसिटी ट्रायंगल होती है, तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन हमारे पास आया। और दूसरा हमारे पास W थीटा 3 वाला हमारे पास जो एक्सप्रेशन है
ठीक है, ये हमारे पास जो है वो टेंजेंट बीटा की फॉर्म है हमारे पास। ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास जो टोटल एफिशिएंसी है वो हमारे पास ये इसमें इस तरह ये अब 5 भी हमने इनकॉर्पोरेट कर लिए और ये टेंजेंट बीटा 3 का है। अब टेंजेंट बीटा 3 जो है द फ्लो एंगल बीटा 3 का एक्सप्रेस फ्रॉम द डिजाइन पैरामीटर्स है। ये इस तरह ये बेसिकली इस फॉर्म में ये एक्सप्रेस किया जा सकता है। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, ये एक्सप्रेशन पीछे कुछ ड्राइव हुआ है, ठीक है, वही बेसिकली आगे यूज है। आप इनको देखिएगा, अगर स्टिल किसी कोई स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कोई कंफ्यूजन होता है देन लेट मी नो, तो मजीद उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। कहाँ पे ड्राइव हुए में पीछे? ये जो पीछे जो स्लाइड्स है ना मैं आपसे शेयर करूंगा ना, ये डिफरेंट आप ये देखो ना, ये लास्ट के हैं जिस तरह ये एक्सप्रेशन है ना, ये भी कई जगहों पे आगे यूज हुए हैं, ठीक है, जैसे ये एक्सप्रेशन है ये हो गए। इसी तरह मसलन सपोज बीटा वाले भी एक्सप्रेशन होंगे, ये तो खैर वो लोडिंग का फील्ड का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट एक्सप्रेशन है ना, ये वाले ये अगेन एंड अगेन, जिस तरह ये एक्सप्रेशन, ये तो बेसिक जेनेरिक एक्सप्रेशन है, ये बेसिकली इसमें अच्छा, ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो वो अच्छा, इसमें देखना, इसमें कोई एक्सप्रेशन अगर आपको लगता है ना कि जो नहीं होता तो मैं आपको ड्राइव करके आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। सही है सर। सही है। अच्छा, लेकिन आपने ना इसको डेरिवेशन आपको आनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि यार एक्सप्रेशन ये कहाँ से है, क्यों है, बस दैट्स इट। अदरवाइज ना डेरिवेशन जरूरी है कि आपको कोई जुबानी आती हो, ना ये जरूरी है कि वो आपको रट्टा लगाना है। सिर्फ ये देखना है कि ये वही डिफरेंट जो है हमारे पास, उसको सिंपली हम फाइनल एक्सप्रेशन में लेके आना चाह रहे हैं, सिर्फ रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं कि जी आपके पास जो एफिशिएंसी का और डिफरेंट डिजाइन पैरामीटर्स का आपस में किस तरह जो है वो आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली है कि डिपेंडेंसी ऑफ द एफिशिएंसी फ्रॉम डिजाइन पैरामीटर्स। हम जब डिजाइन पैरामीटर्स की बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं, एक्चुअली मकसद ये है कि जब हम जब आप मशीन डिजाइन करने जा रहे हैं तो डिफरेंट डिजाइन पैरामीटर्स आप चूज करते हैं। कि मसलन हमने एक बात की थी कि मैंने डिजाइन पैरामीटर यानी कि लोडिंग एफिशिएंसी मैंने क्या चूज करना है, मैं लोडिंग एफिशिएंसी चूज कर एक्चुअली मैं लोडिंग यानी कि जब मैं लोडिंग चूज करता एक्चुअली मैं लोडिंग एफिशिएंसी या लोडिंग फैक्टर में एक्चुअली चूज कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि लोडिंग फैक्टर है क्या, लोडिंग फैक्टर की बेसिक डेफिनेशन क्या, वो है डेल्टा एच नॉट ओवर यू है। तो डेल्टा एच नॉट क्या, डेल्टा एच नॉट है आपके पास टोटल एंथैल्पी में चेंज, तो मैं कितनी पावर मैंने एक स्टेज में, उस स्टेज के ऊपर मैंने पावर कितनी लेनी है, उसको सिंपल उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास लोडिंग फैक्टर आ रहा है। तो इसलिए जब लोडिंग फैक्टर बढ़ा रहा हूं तो मैंने मीन क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं उस स्पेसिफिक स्टेज में ज्यादा उससे मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं पावर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, अगर मैं टरबाइन के केस है, ठीक है। कंप्रेसर करोगे तो मैं पावर में ज्यादा देना चाहूँ तो इस तरह, यानी कि ये है कि जब मैं वो करूंगा तो उसकी वजह से मेरी एफिशिएंसी पे किस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो हम ये चूज करते हैं कि जी मैं क्या, तो फिर डिफरेंट सिलेक्शन में पता होने से कि किस तरह वो हमें हमारा इम्पैक्ट करेगा। इसी तरह हमारे पास ये बेसिकली सिंपल जो होता है, ये साइलेंट था, ये बेसिकली ब्लेड डेविएशन की हमने बात की थी। डेविएशन क्या है, रोटर के अक्रॉस जो डेविएशन है वो क्या हमारे पास बीटा 2 माइनस बीटा 3, यानी कि उसका इनलेट के ऊपर और उसका आउटलेट के ऊपर, ये बेसिकली वो आपके पास रोटर के जो है वो केस में। इसी तरह हमारे पास जो वो ये बीटा 2 माइनस बीटा 3, तो ये हमारे पास जो वो यानी कि ये बीटा 3 की जो है इसके लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि ये बेसिकली सिंपल डेफिनेशन है बेसिकली ये वाली, कि हमारे पास डेविएशन है क्या, डेविएशन रोटर के क्रॉस क्या आती है, वो डेविएशन, क्योंकि रोटर वाला जो होता है वो किसको करता है, रोटर आपका जो रिलेटिव फ्लो की डेविएशन को बेसिकली डिक्टेट करता है। तो इसलिए रिलेटिव फ्लो के जो एंगल्स में उनमें कितना चेंज आ रहा है वो ये है। अगर हम नोजल की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा आएगा, क्योंकि नोजल जो या स्टेटर जो होता है वो बेसिकली मूव नहीं करता, तो एक्जेक्टली उसको फॉलो कौन सा करता है, उसका एब्सोल्यूट फ्लो उसको फॉलो करता है। तो वहां पे एब्सोल्यूट फ्लो ने कितना एंगल चेंज किया है, तो वहां पे हमारे पास इसी तरह अल्फा जो है 1 माइनस अल्फा 2 वो हमारे पास आता है। तो ये रोटर के केस में ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास where an expression of beta 3 has already been given above, the flow angle beta 2 is obtained from यही वाला एक्सप्रेशन, इसी तरह ये वाला एक्सप्रेशन है सेम। और
इन एक्सप्रेशंस को अगर हम पुट करें, ये जो बीटा 2 और बीटा 3 वाले, जैसा ये बीटा 3 है एक्सप्रेशन है और ये बीटा 2 एक्सप्रेशन, उनको हम पुट करें तो ये बेसिकली क्या है, ये इधर टेंजेंट इधर चले जाएगा तो आर्क टेंजेंट ये बेसिकली ये होगा, इसी तरह उसमें भी इधर चले जाएगा तो ये आर्क टेंजेंट ये होगा। तो ये हमारे पास जो है फ्लो डेविएशन जो है उसके ये एक्सप्रेशन हमारे पास ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो इक्वेशन 27 है, इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ये एफिशिएंसी का फ्लो कोएफिशिएंट और लोडिंग कोएफिशिएंट, ये तीनों का इनका आपस में रिलेशनशिप, ये हमारे पास इस तरह का चार्ट आता है। ये हमारे पास लोडिंग कोएफिशिएंट है, ये हमारे पास फ्लो कोएफिशिएंट है, और ये वेलोसिटीज ऊपर जो बेसिकली ये जो है मेंशन की हुई हैं ये पॉइंट्स में। अच्छा, जो मैं लोडिंग कोएफिशिएंट बढ़ाता जाता हूँ। अच्छा, इसमें है क्या, एक चीज देखिएगा, इसमें एक इस तरह नहीं कि स्ट्रेट को लाइन कर्व नहीं है इस तरह, या स्ट्रेट लाइन या चाहे एक कर्व इस तरह मूव का, इसमें जो है आपके पास जो डिफरेंट ये एक आपके पास जो कर्व है, इस थ्रू इसके ऊपर हमारी क्या है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो हमारी यूनिफॉर्म रहती है। इस तरह अगर मेरे पास जो वो लोडिंग कोएफिशिएंट और मेरे पास फ्लो जो है इसमें वेरी करेंगे तो ये थ्रू ये वो है जो जिसके ऊपर वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म रहेगी, इसी तरह इसके ऊपर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। अच्छा, लेकिन अब इसमें चीज देखें, जो मैं फ्लो रेट इसलिए तो फ्लो कोएफिशिएंट मैंने फिक्स किया हुआ है फॉर एग्जांपल वो 0.5 रखा हुआ, जो मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा ओवरऑल देखते जाएं, तो जो मैं लोडिंग बढ़ाता जाऊंगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ये देखें मेरे पास एफिशिएंसी कंप्रोमाइज होती जाएगी। दूसरी तरफ अगर मैं इसी तरह लोडिंग को मैं यूनिफॉर्म रखता हूं तो फ्लो कोएफिशिएंट जब मैं बढ़ाता जाऊंगा इसी तरह यहाँ भी हमारे पास एफिशिएंसी जो हमारे पास वो कंप्रोमाइज होती है। फ्लो कोएफिशिएंट मतलब क्या है, फ्लो कोएफिशिएंट मतलब ये हायर फ्लो रेट को गुजारना। अगर मैं सेम पावर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो हायर फ्लो रेट अगर मूव करूँ उसका मतलब क्या है, हायर फ्लो रेट का मतलब मूव करने का ये है कि इतनी पावर ले रहा हूँ, हायर फ्लो रेट दे रहा हूँ, तो मीन क्या होगा, हायर मास रेट मैं ले रहा हूँ, एक्चुअली दे रहा हूँ। हायर मास रेट क्या होगा, पावर हमारे पास होती है m डॉट इनटू डेल्टा एच। जब मैं लोडिंग की बात करूं, लोडिंग फिक्स कर दी, मीन क्या हुआ, डेल्टा एच फिक्स कर दिया, तो अगर मैं बल्कि इस तरह की बात करते हैं ना, अगर पावर मैंने फिक्स कर दी, अब पावर के मैंने जो लेनी है उसमें मेरे पास दो फैक्टर, एक मैस आता है और एक डेल्टा एच आता है। तो अगर मैं डेल्टा एच जो है वो ही बढ़ाता हूं तो एफिशिएंसी मेरे पास कंप्रोमाइज होती है, ऊपर तरफ जा रही है। दूसरी तरफ अगर मैं मैस फ्लो रेट ही बहुत ज्यादा बढ़ाता जाता हूँ, उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 100 ही लेनी है तो मैस फ्लो रेट में ज्यादा दे रहा हूँ, तो मीन क्या हुआ कि डेल्टा एच में फिर कम कर रहा हूँ ना, डेल्टा एच मेरा कम है स्पेसिफिक, ठीक है, क्योंकि मैं m डॉट बहुत ज्यादा उससे मैं थ्रू टोटल पावर यूज कर रहा हूँ। तो उस सिनेरियो में भी जब मेरे पास हायर फ्लो रेट्स होंगे, हायर वेलोसिटीज होंगी, अगेन हमारे पास क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि अगेन फिर हमारे पास एफिशिएंसी कंप्रोमाइज होगा, हमारे पास जो लॉसेस हमारे पास बढ़ते जाएंगे, जैसे फ्रिक्शन लॉसेस आम तौर पे वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ जो वो सॉरी दोबारा बोलिएगा, समझ नहीं क्या कह रहे हैं। पूछ रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर सर जो ये फाई है और एक्स आई है सर, ये क्या चीज है सर? अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये फाई और ये जो साई है। यस सर, यस सर। अच्छा, ये जो फाई है ना, ये हमारे पास है फ्लो कोएफिशिएंट, ये देखें, ये फाई है ना, ये वाला ये फ्लो कोएफिशिएंट है, ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया, ये फ्लो कोएफिशिएंट, ये एक्चुअली बेसिक डेफिनेशन की क्या है, ये cx ओवर ये u होता है, सिंपल फाई होता है cx ओवर u, तो ये इसका स्क्वायर लूंगा तो cx स्क्वायर ओवर u स्क्वायर हो जाएगा, तो cx जो है वो बेसिकली क्या है, वो w यानी cx3 इज इक्वल टू wx3 होता है हमारे पास, दोनों इक्वल होते हैं। मैं अगर लेट्स सपोज कि यहाँ भी आऊं तो ये देखें ना, इसके x दोनों सेम है, ये देखें x इनका सेम, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फ्लो कोएफिशिएंट है, साई हमारे पास है लोडिंग कोएफिशिएंट है। वो क्या है, लोडिंग कोएफिशिएंट हमारे पास होता है डेल्टा एच नॉट ओवर यू स्क्वायर होता है, यानी कि एंथैल्पीज में कितना चेंज लेके आते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि हमारे पास फ्लो रेट में कितना चेंज लेके आ रहे हैं, उसकी वेलोसिटीज कितनी बढ़ा रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? यस सर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये रिएक्शन टरबाइन 0.5 के लिए था, यही सेम इसी तरह अगर हम करें, अगर वो 0.5 थी और अगर हम एक्शन टरबाइन लेते हैं तो उस सूरत में हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आता है, और इसको अगर प्लॉट करें इसी तरह हमारे पास ये आता है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें जो है अगर एक्शन काइंड ऑफ टरबाइन है तो अगेन वही सेम थिंग है कि हमारे पास जब वो किस तरह लोडिंग के साथ और फ्लो के साथ किस तरह हमारे पास जो वो जो एफिशिएंसी में वेरिएशन आती है। अच्छा, मेन जो मकसद है एक्चुअल में ये सारा ये थोड़ा बहुत जो हमने किया है,
एक प्रिलिमिनरी डिजाइन, एक 1D डिजाइन वो करना, ठीक है। ये इसको एज हम प्रोजेक्ट लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीजें, ठीक है। आपको इसमें जो है वो कोई इशू नहीं होगा, मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर भी कर दूंगा कि एक्सपोज करें। फॉर एग्जांपल हमें इनिशियली आमतौर पे हमारे पास डेटा क्या होता है, और हम एक बड़ी सिंपलीफाइड हम 1D डिजाइन, हम उस 1D डिजाइन के ऊपर हम लोग काम करते हैं। एक प्रॉब्लम है सिंपल सा, ठीक है। और ये बेसिकली हमने एक बेसिक मैकेनिज्म डिजाइन किया है, वो हमारा मकसद है इसमें सिर्फ लर्न करना कि भी बेसिकली डिजाइन का जो प्रोसीजर है वो बेसिकली क्या होता है। सिंपल एक 1D डिजाइन है। अच्छा, आपके पास इनिशियली आपको बताया जाता है कि जी एक मशीन है, वो स्पेसिफिक जगह पे कहीं पे इंस्टॉल होगी। अगर वो वहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है, या आपको इसी तरह मैं क्योंकि सिंपल जब टरबाइन की बात करूँ तो ये मैं गैस टरबाइन की नहीं बात करूँ, सिंपल उस टरबाइन वाले सेक्शन की बात करूँ। इनलेट के ऊपर आपको डेटा दे दिया जाता है कि जी इनलेट के ऊपर इतना प्रेशर और ये टेम्परेचर आपके पास जो वो होगा। और टरबाइन का इनलेट का प्रेशर टेम्परेचर आपको दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये चूज कर लिएगा कि ठीक है हमारे पास ऐसे मटेरियल हैं और ये कंडीशन हैं और इतना ये फ्यूल है जो भी, कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल 1000 सेंटीग्रेड है या 1000 केल्विन है टेम्परेचर है, और इनलेट पे ऊपर लेट्स सपोज 20 बार प्रेशर है। ये आपको दिया जाता है कि टरबाइन डिजाइन करने उसकी इनलेट कंडीशन भी। आउटलेट कंडीशन भी प्रेशर भी आपको पता होता है। फॉर एग्जाम्पल आउटलेट टरबाइन का क्या है, चिमनी के अंदर है, ओपन एटमोस्फेयर में, किस में, वहां से फिर इसी तरह हमने कितना आउटलेट प्रेशर रखना है, आप बाद में उसको लॉस होंगे। आउटलेट प्रेशर भी आपको दे दिया जाता है। फिर प्लस मशीन कितनी पावर ये प्रोड्यूस करें, ये 3 चीजें आपको नोन है। फिर हम जो आप इसको सिंप्लीफाई, अब आपकी अपनी चॉइस है, और हम इसको एक सिंप्लीफाइड डिजाइन लेके चलते हैं। हम इसको सपोज करते हैं रेपिटिशन स्टेज है एंड नॉर्मल स्टेज, नॉर्मल रेपिटिशन स्टेज हम क्या कह सकते हैं, या रेपिटिशन एंड नॉर्मल स्टेज क्या है। ये है, इसमें क्या हुआ कि एक स्टेज एग्जैक्टली उसी तरह दूसरी, उसी तरह तीसरी स्टेज होगी। कुछ स्टेजेस के दरमियान कोई डिफरेंसेस नहीं है, वही जो उसकी 3 असम्पशंस थी, C1 C3 था, Cx वगैरह भी सेम था, Cx1 Cx2 Cx3 है, इस तरह U2 U3, वो 3 असम्पशन वो मीन वैलिड है, हम वो टरबाइन बन रहा है। वो इसके अलावा एक और असम्पशन है जीरो एग्जैक्ट सवाल। जीरो एग्जैक्ट सवाल मतलब क्या हुआ, C(θ)3 = 0 है। सॉरी एग्जैक्टली C(θ)3 = 0 है, यानी कि C3 क्या हुआ एक्चुअली Cx3। अच्छा, इस सिनेरियो में हम इसको किस तरह करेंगे एक्सप्लेन। अब ये जो असम्पशंस लगाएं तो इस केस में हमारे पास जो डिजाइन पैरामीटर्स हैं उनके फाइनल एक्सप्रेशन ये बनते हैं। ये वही वाले नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज और ये पीछे ड्राइव भी हुआ वही बना, तो ये वही बना। ये हमारे पास इसी तरह जेनेरिक, ये हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास ये आते हैं। जब सवाल भी होगा और नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज होगी तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आते हैं। ये तो खैर बेसिक डेफिनेशन वाला एक्सप्रेशन है। और ये भी अभी हमने किया भी था जीरो एग्जैक्ट वाले केस में, हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रैक्शन और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उनका आपस में ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। इन दोनों से हमने वो किया था। अच्छा, स्टेप पहला क्या, आपने पहले ये करना है, इनिशियली हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम जो मशीन बनाने जा रहे हैं उसकी कितनी एफिशिएंसी होगी, क्या होगी। हम उसको आइसेंट्रोपिक केस हम लेके चलते हैं, ठीक है। आइसेंट्रोपिक केस सबसे पहले आप ये स्टेप बाय स्टेप आपने फाइंड करना है। बेसिकली थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज हमें सबसे पहले में, यानी कि जब डिजाइन करते हैं सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक्स से लेके चलते हैं। फिर थर्मोडायनामिक्स से बाद में फिर हम लोग जो है वो फिर वेलोसिटी एंगल्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं। फिर वहीं वेलोसिटी एंगल से फिर हमें वो ब्लेड जो है बेसिकली उसकी शेप्स का अंदाजा होता है, फिर उसके कितना फ्लो डेविएट वगैरह करेगा। अच्छा, सारे प्रोसेस में फिर हम डिजाइन पैरामीटर्स हम चूज करते हैं। सबसे पहला आपने क्या करना है, फ्लो पैरामीटर्स आपने आइसेंट्रोपिक लिया। इनलेट के ऊपर स्पेसिफिक वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं, हमें टेम्परेचर प्रेशर हमें पता है, आगे गैस इक्वेशन लगाएं तो हमें ये आ गया। इसी तरह आउटलेट के ऊपर स्पेसिफिक वॉल्यूम का ये जो हम क्योंकि आइसेंट्रोपिक रिलेशनशिप लेंगे, इसी सूरत में हम लोग आउटलेट के ऊपर हम ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आइसेंट्रोपिक रिलेशनशिप लगा के। अच्छा, इसी तरह डेल्टा एच एस भी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ उस सूरत में आइसेंट्रोपिक वाला जूम के इसी सूरत में हमें सिर्फ डेल्टा एच एस पता है, अदरवाइज हमें रियल हमें अभी नहीं पता। तो हमें सिंपल आइडियल लेके चल के हमारी मशीन आइडियल है, पहले हमने ये फाइंड किया। उसके बाद इसी से हम करना क्या चाह रहे हैं, उसका मैस फ्लो रेट हम फाइंड करना चाह रहे हैं। फिर हमने ये मैस फ्लो रेट एक्चुअली क्या, मैस फ्लो रेट हमारे पास होता है वर्क ओवर डेल्टा एच नॉट होता है, एस होता है बेसिकली डेल्टा एच नॉट एस। लेकिन क्योंकि हमारे पास वेलोसिटीज इनलेट के ऊपर आउटलेट के ऊपर सेम है, क्योंकि नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज में C1 C3 था। अच्छा, एक और माइंड में रखिएगा, हम जब 1 2 3 नोमेनक्लेचर हम यूज करते हैं स्पेसिफिक एक स्टेज की अगर हम बात करें, लेकिन एक मशीन है उसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस हैं और ओवरऑल जब हम प्रॉब्लम हम ले रहे होते हैं तो उसमें हम नोमेनक्लेचर इस तरह कम करते हैं कि जो ओवरऑल टरबाइन की जो सबसे पहला जो होता है उसको अल्फा से प्रेजेंट करते हैं
और सबसे आखिरी वाले को डब्ल्यू ओमेगा या डब्ल्यू जो भी है ये उससे हम इसको ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अल्फा क्या है उस पूरी टरबाइन का इनलेट और डब्ल्यू क्या है उसका एक्जेक्टली टरबाइन का आउटलेट। ठीक है, और वन क्या होता है, वन होता है स्पेसिफिक स्टेज का इनलेट और इसी तरह जो 3 होगा या 2 होगा वो जो है उस स्टेज का आउटलेट होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊं 1 2 3 इसी तरह बना के ये मेरे पास एक स्टेज है, ये मेरे पास दूसरी तीसरी, तो इसका सब का जो पहले वाला वो अल्फा और सबसे आखिर वाला ओमेगा होगा। लेकिन इंडिविजुअल स्टेज की बात करें तो फिर ये 1 2 3, तो इसका भी 1 2 3 है, अगली स्टेज भी 1 2 3, इसी तरह इसका भी 1 2 3। तो हमारे पास रेपिटेशन चाहिए था, हम सिर्फ एक ही हम लोग कर लेंगे 1 2 3, तो वही चीज हर एक पे अप्लाई। अच्छा, अब टोटल मैस रेट हम देखना चाह रहे हैं कि इसमें से कितना पास हो रहा है उस मशीन में से, तो हम यही देखेंगे वो एक्चुअली क्या होता है। वो हमारे प्रोफेसर थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, वर्क इज इक्वल क्या होता है m डॉट इनटू डेल्टा एच होता है। हम जो डेल्टा एच सिंपल लिखते थे उसमें हमारी असम्पशन यही होती थी कि वेलोसिटीज नेग्लिजिबल, वेलोसिटीज में चेंज नेग्लिजिबल लेते थे, वहां पे यही होता था। और वो एक्चुअली क्या होता था, वो कैंसिल हो जाती थी। यहाँ पे तो हम इसलिए कैंसिल कर, हम नेग्लिजिबल नहीं ले रहे, हम नॉर्मल रेपिटेशन स्टेज है उसकी वजह से अगेन ये कैंसिल होकर अगेन फिर हमारे पास ये स्टैटिक की फॉर्म ही हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाती है। अच्छा, मैस रेट हमने फाइंड कर लिया आइडियल। फिर इनलेट आउटलेट एनुलर ज्योमेट्री। एनुलर ज्योमेट्री मतलब क्या है कि आपके पास जो है मशीन की बीच में शैफ्ट होती है, फिर उसके ऊपर ब्लेड होता है और फिर उसके ऊपर केसिंग। तो जो ब्लेड होता है वो सिर्फ एक्सपोज हो रहा होता है, उसके नीचे उसका अपना एक सॉलिड यानी कि वो शैफ्ट होती है। ठीक है, या व्हील भी ऊपर लगा होता है, आपको बताया था नीचे से। तो वो एनुलर एग्जैक्टली क्रॉस सेक्शन है जिसमें से बेसिकली आपका फ्लो पास हो रहा था। उस एनुलर क्रॉस सेक्शन की ज्योमेट्री मीन क्या होगा, क्या होगा कि वो एनुलर क्रॉस सेक्शन जो है वो आपको, मैं इसके लिए आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, थोड़ी सी देता हूँ। लेट मी I can show you व्हाइट बोर्ड यहाँ पे किधर गया? अच्छा, अब होता है हम आमतौर पे जो देखते हैं, इससे पहले भी हमने बनाई है, ये लाइन से शो हो रही है आप लोगों को, शो हो नहीं रही। ये पता नहीं मेरे पास स्क्रीन खराब है, क्या सीन है, मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को कुछ मसला होगा ना। सबसे पहले ये स्टेटर आता है, फिर उसके बाद ये रोटर आता है। ठीक है, ये स्टेटर है, आपको नजर आ रहा है सही? मेरे पास तो बिल्कुल ही कट के आ रहा है, इस वजह से मेरे पास स्क्रीन शॉट खराब है या वो भी कट रहा है, आई डोंट नो। हमें भी नहीं आ रहा सर। हमारे पास भी कुछ अच्छा, एक मिनट यार, क्या सर, ये फिर डिस्कस ना कर लें सर, अभी एक क्लास हमारी बाकी है। यस एक सर। मिनट, एक मिनट, ये छोटा सा ये पॉइंट फिर मजा नहीं आएगा यार। यस सर, व्हाइट बोर्ड नहीं ओपन हो रहा सर। अभी तो हो रहा ना ओपन, अब तो नजर आ रहा ना सही? यस सर, अब आ रहा है। गुड यार। अच्छा, अब देखें, ये स्टेटर और ये रोटर होता है ना। अच्छा, एक हमारे पास तो व्यू ये है, ये जो भी मैं बना रहा हूँ, और ये यहाँ पे हमारी ये शैफ्ट होती है। ठीक है, ये लाइन, ये उसका एक्सेस है, सेंटर एक्सेस इसके। ये जो हमारे पास एरिया होता है ना, ये वाला, अगर मैं इसको इस तरफ से देखता हूँ, यानी इस तरफ से मैं अगर इसको देखूँ ना, इसको मैं इधर से देखूँ, तो ये मुझे किस तरह नजर आएगा? ये मुझे ऐसा आएगा, नजर आएगा कि ये मेरे पास शैफ्ट है, या उसके ऊपर ये अंदर शैफ्ट है, उसके ऊपर व्हील लगा हुआ है, ये वो सेंटर है जिसको अफेक्सेस है, जिसको घूम रहा है, और ये मेरे पास जो है वो ये क्या है? ये क्या हो रहा है? हाँ, गड़बड़ हो रही है सर।
वही ना यार, ये बताइए ये ठीक बन गया? यस सर, बन गया। गुड हो गया यार। ये एनुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे हमारा ब्लेड लगा होता है, क्लियर है? ये हमारा ब्लेड लगा होता है ये बीच में। तो ये मैं सामने से देख रहा हूँ, तो ये एनुलर क्रॉस सेक्शन है जिसमें से पास हो रहा है। अब एक चीज नोट कीजिएगा, इसमें हमारे पास ना मैश फ्लोरेट में हमारे पास दो तीन फैक्टर, दो तीन मैश फ्लोरेट होता क्या? मैश फ्लोरेट में हमारे पास डेंसिटी भी आती है, एरिया भी आता है, और वेलोसिटी भी आती है। क्या करते हैं, यानी मैथ स्टूडेंट में तीन चीजें आती हैं। ऐसे सुन भी ले, आपको समझ आ जाएगी ऐसे भी। यानी सिंपली मैथ स्टूडेंट में क्या चीजें हैं? तीन चीजें हैं। आपके पास डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, आपके पास एरिया, आपके पास वेलोसिटी। अच्छा, अब मैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये अब हम एरिया की बात कर रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे अभी इसकी बात कर रहे हैं। अब एरिया के लिए मेरे पास अब डिफरेंट चॉइसेस हैं। ये एरिया मैं और तरीके से भी कर सकता हूँ। मसलन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा बना दूं, शेफ्ट बना दूं, यानी कि मैं इसको बल्कि इसको थोड़ा एक्सट्रीम की तरफ लेके जाना चाहूंगा ताकि थोड़ी क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। यानी कि यही एरिया है, मैं इसको कई तरीकों से कर सकता हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये बिल्कुल छोटा बना दूं और उस हिसाब से ये बना दूं, या मैं ये बड़ा बना दूं और उसी हिसाब से फिर जो है ये वाला बड़ा बना दूंगा उसके ऊपर। अंडरस्टैंड करना मेरी बात को? इन दोनों सूरतों में मेरे पास जो एरिया है वो सेम है। अब बात समझे मेरी? हेलो हेलो, बोल दो ना यार। यस सर, यस सर। ठीक है, अच्छा। अब ये जो मेरे पास चॉइस है, ये चॉइस से क्या फर्क पड़ रहा है? जब मैं इसको आउटर की तरफ जा रहा हूँ, एरिया इसमें भी सेम रह रहा है, लेकिन यहाँ मेरे पास ब्लेड की हाइट कम हो जाएगी। इस सूरत में मेरे पास क्या होगा, ये छोटा रखा है, ये है बहुत कम है, तो इस सूरत में मेरे पास ब्लेड की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ये आउटर एरिया इनका सेम नहीं है, ये जारी बात है, जितना ये बड़ा है उस हिसाब से ये भी तो कुछ बड़ा हो जाएगा डेफिनेटली, लेकिन इन दी एंड मैंने दोनों में एरिया सेम रखा। तो मेरे पास क्या होगा, यानी एक ये फिर गड़बड़ हो गई है, लेकिन आप इस पॉइंट, मेरे पॉइंट को समझें तो, कि आपके पास एनुलर एरिया की बात करते हैं, ये भी जरा माइंड में रखिएगा कि हम किस तरह उसको चूज करते हैं कि, और किस तरह जो हमारे जो है वो ब्लेड की हाइट को भी इम्पैक्ट करता है। मैं वापस आता हूँ उधर स्लाइड्स की तरफ। ये किधर गया? बहुत मान रहे यार, चलो क्या जाता है। शेयरिंग हो रही है आपके साथ अभी? ये पीडीएफ शेयर नहीं हुआ अभी तो नहीं यार? दिख रहा सर। यार ये पागल हो गए सर, बाकी फिर कर लेंगे। पहले के यार इसको कंप्लीट कर देता, छोटी यस चीज सर, थी। तक कंप्यूटर भी थक गया सर। वैसे भी कोर्स बहुत हो गया सिलेबस मेरे तो ख्याल कंप्लीट हो गया अब। पेपर्स हो जाएगा सर, उसकी टेंशन नहीं है। कौन सा पावर प्लांट का? पावर प्लांट का या टर्बो का? टर्बो का भी सर कंप्लीट हो गया। सर, टर्बो का भी बहुत हो गया सर, पिछले 2-3 क्लासेस से। सर ये पहले 3 का होता था ना, 3 ग्रेड आर का, अब 2 यस का सर, हो गया। पहले वाला ठीक भी है। अभी पढ़ना है सर। अच्छा, ये वाली सर शेयर हुई है? अब तो शेयर हो गया यार। हो यस गई सर। यस सर। यस यस सर, हो गया। अच्छा चलो अच्छा। अब अच्छा, अब मैं स्टूडेंट वही बता रहा था कि बेसिकली ये जो यहाँ पे ये कौन सा रो वाला कौन सा सिंबल, ये बेसिकली एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीएम जो है वो ये वेलोसिटी है, बेसिकली नॉर्मलाइज्ड वेलोसिटी है, ये डेंसिटी है, ये सिंपल। वाई जो है वो एक डिफाइन पैरामीटर किया गया है कि जो कि आपके पास श्राउड होता है, श्राउड होता है टॉप वाला, और हब होता है उसका ब्लेड का बॉटम। तो आर एस और आर एच की ये रेशियो है।
लेकिन अब बात वही है कि वाई में अब एरिया में एक जूम कर लिया मैंने, लेकिन अब वाई मेरी अपनी मर्जी है कि एनुलर का मैं एनुलर कौन सा ले रहा हूँ, मैं वो बहुत ऊपर बड़े वाला ले रहा हूँ या नजदीक वाला ले रहा हूँ। उस हिसाब से जब ब्लेड की हाइट डिफरेंस होगी तो आपकी हाइट, ब्लेड की हाइट कहाँ से आ रही है, वो आर एस माइनस आर एच ही होता है। तो मीन क्या हुआ, ये चीज बेसिकली ये आर एस और आर एच ये फर्क डालेंगे। तो ये बेसिकली वाई जो है हम खुद सेलेक्ट करते हैं इसी बेस पे। अच्छा एनीहो, ये सिंपली अभी पहले डिफाइन करते हैं कि वाई हमने ये डिफाइन किया, एवरेज रेडियस हमारे पास क्या होगा, आर एच और आर एस का एवरेज होगी, और इसी में हम लोग ये वाई को इनकॉर्पोरेट करें, ये इसको इस फॉर्म में लेके आए तो हमारे पास आर एच और आर एस का जो है वो ये आर एन और जो वाई की फॉर्म में बात ये एक्सप्रेशन हमारे पास आता है। फिर मजीद हमने एरिया हमारे पास है क्या, एरिया हमारे पास है पाई आर एस, एस क्या है, एस बाहर वाला एरिया, टोटल वाला एरिया होता है, एस होता है क्योंकि वो सारा एरिया जो केसिंग होता है अरे ये तो सर लीव ही कर गया मेरे ख्याल से। ऐसे ही है। हाँ वही वो साफ सांप। हाँ वो एक्स्ट्रा मेगा स्नेक। बात सुनो सारे, हारिस बहुत बड़ा स्नेक है, अकेला अकेला सारा FYP मुकम्मल करके बैठा हुआ है। मौज है यहाँ पे, मौज उदनान। नहीं कोई नहीं। हाँ मॉस प्लीज स्पीक। चलो फिर लीव करो सारे। क्लास खत्म हो गई है। हाँ बस लीव है। 12 और 46 अपना माइक बंद करो। तो भी लीव कर दे। हाँ हाँ करो 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 भाई। भाई अभी ये बंद होने से पहले सर के माइक में टू 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 की आवाज आ रही थी, पीछे किसी ने टाइम बम लगाया हुआ है। और यूपीएस की आवाज। मेरे ख्याल से हमारा काम हो गया है। क्या काम हो गया? कोर्स कंप्लीट हो क्या गया। कहना चाहते हो सर सजाद, यार शर्म नहीं आती यार, सर के लिए अच्छी दुआएं करो।